इससे पहले कि हम कहानियां शुरू करें, मैं आपको फैक्टर 75 नामक किसी चीज के बारे में बताना चाहता हूं। अक्टूबर मेरे लिए बहुत व्यस्त महीना होता है, इसलिए मेरे पास खाना बनाने के लिए बहुत समय नहीं होता। इसलिए फैक्टर बहुत मददगार है। वे मेरे दरवाजे पर स्वादिष्ट, सेहतमंद भोजन भेजते हैं और उन्हें विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है ताकि मैं अच्छा खा सकूं। फैक्टर आपके लिए बिना किसी मेहनत के अच्छा खाना खाना आसान बनाता है। आपको किराने की खरीदारी, खाना पकाने या सफाई करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय आपको शेफ द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन सीधे आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। हर हफ्ते आप 35 से ज्यादा अलग अलग भोजन में से चुन सकते हैं, जिसमें कम कार्ब वाला भोजन, सेहतमंद भोजन या पौधे आधारित भोजन पसंद करने वाले लोगों के लिए विकल्प शामिल हैं। मुझे फैक्टर हाल ही में बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि उनके पास प्रोटीन वाले बहुत सारे भोजन हैं जो जिम जाने के बाद मेरी मदद करते हैं। मेरे पसंदीदा भोजन रेड पेपर कॉलीफ्लावर ग्रिट्स और रोस्टेड ब्रोकली के साथ पेरुवियन चिकन है। अगर आप भी इसे आजमाना चाहते हैं तो आप factor75.com पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोड 50 नाइटमेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पहले बॉक्स पर आधी छूट और मुफ्त शिपिंग पा सकते हैं। साथ ही अपने अगले ऑर्डर पर 20% की छूट पा सकते हैं। अगर आप factor75.com पर जाते हैं और कोड 50 नाइटमेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने खाने के पहले बॉक्स पर आधी छूट और मुफ्त डिलीवरी पा सकते हैं। साथ ही आपको उसके बाद अपने अगले बॉक्स पर भी 20% की छूट मिलेगी। कहानी सुनाने से पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ। हमारी बिल्ली कॉस्मो हमेशा बेसमेंट में सोती थी। जब से मैं छोटा था, मेरे माता पिता उसे जहाँ भी सोता था वहां से उठाकर रात में बेसमेंट में रख देते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि वह उनके बिस्तर पर बिल्ली के बाल छोड़ता था और मैं समझ सकता हूं कि उन्हें ऐसा क्यों लगता था। वह एक आउटडोर बिल्ली थी, जिसका मतलब है कि उसे बाहर रहना पसंद था। अगर हम उसे रात में अंदर लाना भूल जाते तो वह मेरे माता पिता को बहुत जल्दी, लगभग 3 बजे जगा देती और बाहर जाने के लिए जोर से म्याऊ करती। बेसमेंट हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा है और मुझे लगा कि उसे घूमने के लिए इतनी जगह पसंद है। लेकिन 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा समय पहले उसने अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब आप बेसमेंट की सीढ़ियों के ऊपर का दरवाजा खोलते हैं तो वहां थोड़ी जगह होती है। हम अक्सर उसे उस जगह पर बिठा देते थे। थोड़ी देर बाद वह सीढ़ियों से नीचे चला जाता और फर्नीचर पर सोने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ लेता। एक रात मैंने उसे सावधानी से उस जगह पर लिटा दिया और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पहले भी कई बार ऐसा किया था। जब मैं रसोई में पानी भर रहा था तो मैंने दरवाजे के पीछे एक बिल्ली की आवाज सुनी। यह अजीब था क्योंकि वह आमतौर पर सीढ़ियों से तुरंत नीचे भाग जाता है। जब मैंने अपना गिलास भर लिया तो मैं यह देखने गया कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कि शायद कोई अपना खाना भरना भूल गया है। जब मैंने दरवाजा खोला तो वह लिविंग रूम में ऐसे भागा जैसे वह किसी चीज का पीछा कर रहा हो। मैंने बर्तन को देखा और वह भरा हुआ था। यह अजीब था क्योंकि वह गायब था। मैंने उसे वापस सीढ़ियों पर बिठाया, दरवाजा बंद किया और बस यहीं पर सब खत्म हो गया। अगली 2 रातें भी ऐसी ही रहीं। मैंने उसे वापस सीढ़ियों पर बिठाया, दरवाजा बंद किया और सोने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बहुत म्याऊ करते सुना। मैं दरवाजे पर गया और मैंने हमेशा की तरह वही देखा। वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, नीचे नहीं आना चाहता था। मुझे लगने लगा कि शायद वह बूढ़ा हो रहा है और इससे मैं वाकई दुखी हो गया। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था क्योंकि इससे मुझे डर लगता था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता था कि वह एक दिन सीढ़ियों से नीचे आएगा। अगले दिन वह घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। आमतौर पर
जब वह अंदर आना चाहता था तो वह हमारे सामने की सीढ़ियों पर या पीछे के दरवाजे पर तब तक इंतजार करता था जब तक कि हम में से कोई उसे देख न ले और दरवाजा न खोल दे। एक बार मैंने उसे डोरमैट पर सिकुड़ा हुआ देखा। मैंने उसे अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं रहा और उठा ही नहीं। मैं बाहर गया और वापस अंदर जाने से पहले उसे हल्के से थपथपाया। कुछ घंटों बाद मैंने फिर से उसकी जांच की और पाया कि वह हिला भी नहीं था। चूंकि अंधेरा हो रहा था, इसलिए मैंने उसे उठाकर अंदर ले आया, लेकिन वह इससे बहुत खुश नहीं था। मुझे पता था कि वह नीचे नहीं सोना चाहता था, इसलिए मैंने उसे उस रात अपने कमरे में रहने दिया। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी और वह इस बारे में बहुत अधिक सहज महसूस करता था। लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं चला। अगले कुछ दिनों तक मेरे पिताजी कहते रहे कि कोई बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ रहा है। वह परेशान था क्योंकि इससे सारी ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। वह अक्सर हमें याद दिलाता था कि एयर कंडीशनिंग के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मुझे लगा कि शायद मेरी बहन ने दरवाजे और दराज खुले छोड़ दिए हैं, क्योंकि वह अक्सर ऐसा अनजाने में करती है। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मैं बस खुश था कि मेरा कुत्ता कॉस्मो बेहतर महसूस कर रहा था और मेरे कमरे में सो सकता था। एक रात मैं उठा। एक रात जब मैं नींद में था और पूरी तरह से जागा नहीं था, मैंने दरवाजे की तरफ देखा और कुछ अजीब देखा। एक रात मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक परछाई देखी। वह बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। मुझे लगा कि यह किसी इंसान की तरह लग रही है, क्योंकि मैं दूसरे कमरे से आने वाली हल्की रोशनी में उसका आकार देख सकता था। मुझे लगा कि यह मेरी बहन है, इसलिए मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन जवाब देने के बजाय परछाई चुपचाप चली गई। मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या चाहती है, इसलिए मैं वापस बिस्तर पर चला गया। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि कॉस्मो बेसमेंट में क्यों नहीं जाना चाहता था। वहां बहुत सारे पिस्सू थे और यह वास्तव में घिनौना था। हमने सोचा कि इसीलिए कॉस्मो नीचे नहीं जाना चाहता था। यह अजीब था कि पिस्सू अचानक दिखाई दिए क्योंकि हमारे पास पहले कभी नहीं थे। कॉस्मो, हमारा पालतू, हमेशा पिस्सुओं को दूर रखने के लिए एक विशेष कॉलर पहनता था। मेरे पिताजी मेरी मां पर गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने अपना कॉलर नहीं बदला, भले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉलर बदला है। समस्या को ठीक करने के लिए मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की और बेसमेंट के हर हिस्से को साफ किया। हमने कालीन साफ किए, पूरे कमरे में स्प्रे किया और पिस्सू से छुटकारा पाने के लिए हर चीज को खास सामान से धोया। उस आदमी ने कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए बेसमेंट से दूर रहना चाहिए ताकि बचे हुए पिस्सू मर जाए, क्योंकि उन्हें काटने वाला कोई नहीं होगा। यह एक स्मार्ट विचार लग रहा था और मुझे लगा कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ रातों के बाद फिर से कुछ असामान्य हुआ। मैं बिस्तर पर था जब मैंने अपने दरवाजे के नीचे एक रोशनी चमकती देखी, जैसे कोई दालान की रोशनी को चालू और बंद कर रहा हो। मुझे लगा कि शायद मेरे पिताजी बाथरूम का उपयोग करने के लिए उठ रहे हैं। लेकिन चमकती हुई रोशनी लंबे समय तक चलती रही और इससे मुझे डर लगने लगा। मैं इसे देखने से बहुत डर गया था, इसलिए मैं बस वहां लेटा रहा और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे के नीचे झांक रहा था और उम्मीद कर रहा था कि जो कुछ भी था वह चला जाएगा। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। कुछ दिन बिना कुछ हुए बीत गए। मेरे पिताजी ने कहा कि शायद बेसमेंट साफ हो गया होगा, जिससे मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं वास्तव में वहां फिर से वीडियो गेम खेलना चाहता था। जब मैं स्कूल से घर आया तो मैं बेसमेंट में गया। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वहां अभी भी बहुत सारे पिस्सू थे। यह अजीब था क्योंकि हमने बहुत सफाई की थी और उन्हें अब तक गायब हो जाना चाहिए था। मैं अपने पिताजी को काम पर बुलाने के लिए वापस ऊपर गया,
लेकिन उन्होंने मुझे धैर्य रखने और थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आखिरी कुछ पिस्सू जल्द ही मर जाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतनी सफाई करने के बाद भी पिस्सू का आसपास रहना सामान्य नहीं है। इसलिए अगले दिन स्कूल के बाद मैंने इस पर और गौर करने का फैसला किया। मैं बेसमेंट के पीछे गया जहां हमने कुछ पुराने बक्से और औजार रखे थे। मुझे लगा कि शायद कोई छोटा चूहा अंदर आ गया होगा और कहीं मर गया होगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं बता सकता था कि मैं सही था, क्योंकि मुझे तुरंत एक बहुत बुरी गंध आई। यह इतनी भयानक गंध थी कि मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं कमरे के दूसरी तरफ गंध का पीछा करते हुए गया, जहां फर्श के नीचे एक छोटी सी जगह थी जो पूरे घर के पाइप का हिस्सा थी। पीछे बहुत अंधेरा था और जैसे ही मैं करीब गया मुझे कुछ बहुत तेज गंध आ रही थी। मैं अंदर नहीं जाना चाहता था क्योंकि बहुत अंधेरा था। मैं टॉर्च लेने के लिए मुड़ा और तभी मैंने उसे सुना। सांस लेना। सबसे पहले एक हल्की रोशनी थी जिससे मुझे लगा कि कोई पास में छिपा है। मैं वास्तव में डर गया और मेरे पेट में अजीब सा महसूस हुआ। सांस लेने की आवाज तेज हो गई, जैसे कि जो कुछ भी था वह मेरे करीब आ रहा था। मैं पीछे हटने लगा। अचानक मैंने एक आकृति को छोटी सी जगह के अंत की ओर तेजी से बढ़ते देखा। एक हाथ मेरी ओर बढ़ा, लेकिन मैं उससे पहले ही कूद गया। मैं उसे बेहतर तरीके से नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी ऊपर की ओर भागा। मैंने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया और मदद के लिए पुकारा। जब पुलिस आई तो उन्होंने घर के चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। उन्हें एक छोटी सी जगह में कुछ खाली चिप्स के बैग और रैपर मिले, लेकिन बस इतना ही। ऐसा लग रहा था कि जो भी नीचे था वह बेसमेंट के पीछे के दरवाजे से भाग गया था। पुलिस अधिकारी ने सोचा कि यह संभवतः एक बिना घर वाला व्यक्ति था जो रहने के लिए जगह की तलाश में आया था। लेकिन मैं सोचता रहा कि वह व्यक्ति कितने समय से वहां रह रहा होगा और उसने क्या क्या देखा होगा। मेरे माता पिता मुझसे कहीं ज्यादा हैरान थे। हमने तब से बेसमेंट का दरवाजा बंद रखा है और कॉस्मोस अभी भी उससे दूर रहता है। मुझे इस कहानी के बारे में सब कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 7 साल का था। मेरे माता पिता ने पिछले कुछ सालों में कुछ खोई हुई चीजों को भरने में मदद की है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी तरह याद हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। मेरा कोई भाई या बहन नहीं था, इसलिए कभी कभी अकेले रहना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे माता पिता हमेशा मेरे काम में शामिल होते थे। मेरे माता पिता ने मुझे खुश और स्वस्थ बड़ा करने में मदद करने के लिए बहुत मेहनत की और मैं इसके लिए वास्तव में आभारी हूं। हर हैलोवीन पर वे हमारे बेसमेंट को एक डरावने भूतिया घर में बदल देते थे। यह बहुत ज्यादा फैंसी नहीं था, बस कुछ पुरानी सजावट, नकली मकड़ी के जाले, चमकती हुई रोशनी और ढेर सारी मस्ती थी। उन्होंने यह सब एक अच्छे कारण से किया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें डिब्बाबंद खाना लाना पड़ता था और मेरे माता पिता उस खाने को ऐसी जगह पर देते थे जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती हो। उन्होंने सभी को इसके बारे में बताने के लिए रंगीन कागज भी बनाए और उन्हें मेरे स्कूल और आसपास के कुछ स्कूलों में बांटा। आने वाले ज्यादातर लोग मेरे स्कूल के बच्चों के माता पिता थे, लेकिन कुछ माता पिता और बच्चे भी थे जिन्हें हम नहीं पहचानते थे। मेरे माता पिता इस बात से खुश थे। जितने ज्यादा लोग आएंगे, हमें उतना ज्यादा खाना मिलेगा और भूथा घर उतना ही बेहतर होगा। हम पेंसिल्वेनिया के हैवर्टन नामक जगह पर एक बड़े ईंट के घर में रहते थे। हमारे आसपास के कई घर अपने इतिहास की वजह से ईंट से बने थे, लेकिन मैं अभी इस बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। हमारे आसपास के ज्यादातर घर वाकई पुराने थे, इसलिए लोग आमतौर पर उन्हें ज्यादा बदलना नहीं चाहते थे। हमारा घर डरावना लगता था, खासकर रात में, क्योंकि फर्श से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और गलियारे अंधेरे थे। हर साल
मेरे चचेरे भाई जेफ, रिक, चैज और एरिक मेरे माता पिता की मदद करने और रात में मौजमस्ती करने के लिए आते थे। आमतौर पर वे डरावनी पोशाक पहनते थे और बेसमेंट में छिप जाते थे ताकि बाहर कूदकर मेरे दोस्तों को डरा सके। लेकिन उस साल वे वास्तव में इसे विशेष बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैचिंग डरावने मुखौटे पहने जो सफेद थे और जिनके चेहरे खाली थे। हर साल की तरह भूथा घर बहुत लोकप्रिय था और बहुत से लोग रात को जल्दी ही घूमने आए। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि भूथा घर खुलने से पहले एक अजीब आदमी आया था। यह अजीब था क्योंकि उसके साथ कोई बच्चा नहीं था और भूथा घर परिवारों के लिए था। उसने कहा कि उसकी पत्नी उनकी बेटी को बाद में लाने वाली थी, लेकिन वह कुछ खाने के डिब्बे पहले लाना चाहता था। मेरे माता पिता नहीं जानते थे कि वह कौन था, लेकिन उन्हें लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने धन्यवाद कहा, उसके द्वारा लाए गए डिब्बे ले लिए और वहां थोड़ा अजीब महसूस करते हुए खड़े रहे जब तक कि उसे समझ नहीं आया कि अब जाने का समय हो गया है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई और अधिक लोग आते गए, हमारा बेसमेंट वास्तव में व्यस्त और शोरगुल वाला हो गया। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था, जो सभी सजावटों को देखते हुए हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे पास बहुत परेशान और रोता हुआ आया क्योंकि मास्क पहने किसी व्यक्ति ने उसे डरा दिया था। मैंने उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश की और उसे बताया कि यह सिर्फ मेरे चचेरे भाई की चाल है। लेकिन फिर उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि नकाबपोश व्यक्ति ने उसकी कलाई पकड़ ली थी और उसे एक कोठरी में खींचने की कोशिश की थी। मुझे यकीन नहीं था कि क्या सोचूं। मुझे लगा कि वह शायद सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन उसका चेहरा वाकई डरा हुआ लग रहा था। इसलिए मैंने अपने माता पिता को बताया कि उसने क्या कहा। उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया और तहखाने में देखने चले गए। उन्होंने मेरे चचेरे भाइयों से भी पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है। जेफ, रिक और चैज सभी वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन फिर मेरे माता पिता ने कुछ अजीब देखा। एरिक वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। इससे सभी चिंतित हो गए। एरिक फिर सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया और कहा कि वह बाथरूम का उपयोग करने के लिए ऊपर गया था, और जब वह वापस आया तो उसका विशेष मुखौटा गायब था। उसे लगा कि कोई दूसरा लड़का सिर्फ शरारत कर रहा है। इससे मेरे माता पिता वाकई चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने जल्दी से भूतिया घर को बंद कर दिया। उन्होंने सभी को जाने के लिए कहा और पुलिस को बुलाया, जो इधर-उधर देखने आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उस रात मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक है। मैं जल्दी ही सो गया, लेकिन फिर मैं जाग गया क्योंकि मैंने एक टैपिंग की आवाज सुनी। यह धीमी थी लेकिन सुनने में आसान थी, जैसे कोई मेरे बेडरूम की खिड़की पर बार बार दस्तक दे रहा हो। इससे मैं वाकई डर गया। मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए मैं अपने कंबल के नीचे रहा और कामना करता रहा कि मैं सो जाऊं। थोड़ी देर बाद दस्तक बंद हो गई और मैं फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद मैं फिर से जाग गया क्योंकि मैंने खरोंचने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई दस्तक देने के बजाय अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं वास्तव में डर गया था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और बिस्तर से कूद गया। मैंने यह देखने के लिए पर्दे हटाए कि क्या हो रहा है, और जब मैंने बाहर देखा तो मैं इतना हैरान था कि ऐसा लगा जैसे मेरा दिल रुक गया हो। मैंने देखा कि खिड़की के बहुत करीब एक मुखौटा पहने हुए कोई व्यक्ति खड़ा था, और यह देखकर मैं डर गया। मैंने अपनी माँ और पिताजी को आवाज लगाई और वे जल्दी से अंदर आ गए। मैंने खिड़की की ओर इशारा किया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह व्यक्ति गायब हो गया था। हमने फिर से पुलिस को बुलाया और उन्होंने बाहर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था,
और ऐसा लग रहा था कि कोई भी अंदर नहीं घुसा था, क्योंकि वहां कोई पैरों के निशान या कुछ भी अजीब नहीं था। घर साफ सुथरा था। कुछ महीनों के बाद हम डरावनी चीजों के बारे में सब भूल गए और मेरे माता पिता ने घर को और भी सुरक्षित बनाने का फैसला किया। फिर एक दिन मैं स्कूल से घर आया और अपने बिस्तर पर एक अजीब सा मुखौटा देखा जिसे मैं पहचान नहीं पाया। यह कोई साधारण मुखौटा नहीं था, यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मेरे चचेरे भाई ने उस रात पहना था। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि इस पर काले मार्कर से मेरा नाम लिखा हुआ था। उस व्यक्ति को मेरा नाम कैसे पता चला? हमने फिर से पुलिस को बुलाया, लेकिन वे बस इतना ही लिख पाए कि क्या हुआ। मेरे माता पिता ने और ज्यादा सुरक्षा कैमरे लगाए और सुनिश्चित किया कि हर रात सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद हों। पहले दिन मैंने पूरी तरह से अलार्म सिस्टम लगाने और हर खिड़की पर सेंसर लगाने के लिए कड़ी मेहनत की, यहां तक कि ऊपर की मंजिल पर भी। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे हम बुरा बता सकें। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कि टैपिंग और खरोंच। भले ही यह मेरी कल्पना हो, लेकिन मैं बहुत डर गया और अपने बिस्तर पर सोना नहीं चाहता था। अब जब मैं बड़ी हो गई हूं और दूसरे घर में रहती हूं, तो मैं अभी भी सोचती हूं कि उस समय वास्तव में क्या हुआ होगा। मैंने पास के शहर में एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया है। यह इलाका सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन मैं काम चला सकती हूँ। मुझे वास्तव में पैसे की जरूरत है, इसलिए मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। मैंने सोचा कि रात में काम करना ठीक रहेगा, क्योंकि दिन में मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने का मौका मिलेगा। रेस्तरां अच्छा था, लेकिन मैनेजर कार्लोस बहुत भरोसेमंद नहीं था। उसने मुझे बहुत ज्यादा काम करवाया, देर रात तक काम करवाया और नियमों की परवाह नहीं की। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए मुझे इससे निपटना पड़ा। मुझे काम ढूंढना था। एक रात जब मैं सफाई कर रही थी, तो मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। मैं रसोई के फर्श को पोंछ रही थी जब मैंने पहली बार इसे देखा। जब मैं पोंछ रही थी, तो मैंने फर्श के नीचे से दो हल्की धमाकों और खरोंचने की आवाजें सुनी। पहले तो वहां शांति थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे अपने दिमाग में नहीं बना रहा था। मैंने दो अलग अलग आवाजें सुनी जो धमाके और खरोंच जैसी थी। वे लगभग 1 मिनट तक बारी बारी से आवाज करती रहीं और फिर बंद हो गईं। इससे मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैंने इसे भूलने की कोशिश की। मुझे लगा कि शायद यह बाहर कोई जानवर है या पाइप से कुछ और है, लेकिन आवाजें वापस आती रहीं। जब मैं लगभग सफाई कर लेता, तो जगह बहुत शांत हो जाती और फिर मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती। कुछ रातों तक ऐसा होने के बाद मैंने अपने दोस्त कार्लोस को बताया। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। उसने यह भी कहा कि रेस्तरां में बेसमेंट नहीं है, जिससे मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई। मैं बता सकता था कि वह सच नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैंने इमारत के पीछे जमीन में कुछ खिड़कियां देखी जो नीचे थी। मैं उससे इस बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने इंतजार करने और यह देखने का फैसला किया कि क्या तेज आवाजें अपने आप चली जाती हैं। लेकिन शोर होता रहा, इसलिए अगले दिन मैंने उससे कहा कि इमारत में तहखाना होना चाहिए, क्योंकि वहां खिड़कियां थी। उसने मुझे अजीब तरह से देखा और कहा कि वहां कोई तहखाना नहीं था। उसने समझाया कि जो लोग पहले वहां रहते थे, उन्होंने बहुत पहले ही इसे बंद कर दिया था और अब कोई भी इसके अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। हम बाहर थे और फिर उसने मुझे गंभीरता से कहा कि मैं जो कर रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित करूं और इधर-उधर न देखूं। जिस तरह से उसने यह कहा, उससे मुझे दुख हुआ। मैं अपनी नौकरी से निकाला जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने खुद ही वहां से जाने का फैसला किया। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर इमारत के अंदर घुस गया है।
यह अजीब था कि कार्लोस ने इसकी जांच नहीं की या मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अगली कुछ रातों तक मुझे वे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती रहीं। हर रात मुझे अजीबोगरीब आवाजें और कभी-कभी खरोंचने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि नीचे कोई चीज या कोई व्यक्ति है। मुझे अजीब सा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। एक रात मैं वाकई उत्सुक हो गया और जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं इमारत के पीछे गया जहां खिड़कियां थी। मैं नीचे झुका और एक खिड़की के अंदर देखने की कोशिश की। अंदर बहुत अंधेरा था और मैं अपने फोन की टॉर्च से भी कुछ नहीं देख पा रहा था। जब मैंने हार मानने के बारे में सोचा तो मैंने बेसमेंट में एक तेज चमकती रोशनी देखी, लेकिन वह इतनी जल्दी गायब हो गई कि मैं देख ही नहीं पाया कि वह क्या था। मैं चौंक गया और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मैं जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी कार की ओर भागा, डर रहा था और अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने कार्लोस को नहीं बताया कि क्या हुआ था। मुझे लगा कि जो कुछ हो रहा था उसके बारे में कुछ न कहना ही बेहतर था, लेकिन मैं इसके बाद जो हुआ उसके लिए तैयार नहीं था। जब मैंने खिड़की बंद की तो मैं वास्तव में उन खिड़कियों को फिर से देखना चाहता था। मुझे कहना ही होगा, जब मैं इमारत के चारों ओर घूम रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे पता था कि इधर-उधर देखने से मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं बेहतर देखने के लिए नीचे झुका। जब मैं करीब गया तो मैंने कुछ असामान्य देखा। शीशे के ठीक सामने एक आदमी का चेहरा था। वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा गंदा था, जैसे उसने बहुत समय से नहाया न हो। उसकी चमकीली पीली आंखें बड़ी थीं और सीधे मेरी ओर देख रही थी। उसने अपना सिर खिड़की से टकराया और मेरी तरफ एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया। मैं इतना डर गया कि मैं चिल्लाया और वापस दालान में चला गया। मैं बहुत गुस्से में था और पीछे देखे बिना ही अपनी कार से भाग गया। जब मैं चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं आखिरकार अंदर पहुंच गया और कुछ और होने से पहले ही भाग गया। अगले दिन मुझे पता था कि मुझे कुछ कहना है। मैं कार्लोस के पास गया और उसे सब कुछ बताया जो हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने यह कहने की कोशिश नहीं की कि यह सच नहीं है। इसके बजाय उसने मुझे बैठाया और मुझे बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने कहा कि मैंने जो आदमी देखा वह वास्तव में उसका भाई था, जो तहखाने में रहता था। कार्लोस ने बताया कि उसके भाई को कुछ समस्याएं थीं और वह खतरनाक हो सकता था, इसलिए कार्लोस उसे सुरक्षित रखने के लिए वहां छिपा कर रख रहा था। तहखाने को लंबे समय से बंद कर दिया गया था, लेकिन कार्लोस ने अपने भाई को बिना किसी को बताए वहां रहने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने मुझसे किसी को न बताने के लिए कहा और कहा कि अगर मैं इसके बारे में भूल जाऊं तो उसे बहुत खुशी होगी। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। मैं तुरंत नौकरी छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास नई नौकरी ढूंढने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने वहीं रहने का फैसला किया और खुद से कहा कि जब तक मैं उस बेसमेंट से बाहर निकल सकता हूं जहां मैं काम करता हूं, तब तक सब ठीक रहेगा। मैंने कार्लोस नाम के एक व्यक्ति के रास्ते से दूर रहने की कोशिश की क्योंकि वह मुझे परेशान करता था। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे वहां होने पर बुरा लगा। देर हो रही थी और मैंने अभी-अभी अपना सामान रखना समाप्त किया था। जैसे ही मैं अपनी कार की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि पार्किंग स्थल के बगल में पेड़ों के पीछे कोई चीज या कोई व्यक्ति छिपा हुआ है। स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगा कि यह कोई व्यक्ति है। मुझे लगा कि मैं जानता हूं कि यह कौन है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे सब कुछ ठीक है। मैं शांत रहने की कोशिश करते हुए चलता रहा। फिर मैंने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने पलटकर देखा और एक आदमी को देखा जिसे मैं बेसमेंट से पहचानता था।
वह अजीब तरह से चल रहा था, लेकिन तेजी से चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी चाबियां ढूंढी, दरवाजा खोला और जैसे ही वह पास आया, मैं जल्दी से अंदर चला गया। उसने अपना चेहरा खिड़की से टकराया और पसीने से खिड़की गंदी हो गई। फिर उसने शीशे पर मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाया क्योंकि मैं डर गया था, लेकिन मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे भागना है। मैं बहुत तेजी से भागा और किसी तरह मैं बिना चोट खाए घर पहुंचा। मुझे पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। मुझे वाकई खुशी है कि वह आदमी लंगड़ा रहा था, क्योंकि अगर वह लंगड़ा नहीं होता तो वह मुझे जरूर पकड़ लेता। वह रात रेस्तरां में काम करने की मेरी आखिरी रात थी। मैंने अपने सुरक्षित घर से पुलिस को फोन किया, लेकिन मैं फिर कभी वहां काम पर नहीं गया। मैं नहीं जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ, जैसे कि क्या उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया या कार्लोस को उसके किए की वजह से परेशानी हुई। मैं अब और इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे अभी भी चिंता है कि कार्लोस किसी दिन मुझे ढूंढने की कोशिश कर सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि वह वाकई ऐसा करेगा, लेकिन यह एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में बार बार आता रहता है। मुझे कभी पता नहीं चला कि रेस्तरां या कार्लोस और उसके भाई के साथ क्या हुआ, और इस बात से मैं थोड़ा अनिश्चित महसूस करता हूं।